नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान राज्य का जो इतिहास विषय है उसके अंतर्गत अपन ने मेवाड़ राज्य का इतिहास पूर्ण करके उसके बाद में जो अगला राजवंश शुरू किया था मित्रों, उस राजवंश का नाम था चौहान राजवंश। कल अपन ने चौहानों के सामान्य परिचय के बारे में देखा था दोस्तों कि चौहान कहां से आए, कैसे हुआ, क्या हुआ। मित्रों, चौहानों का प्रारंभिक प्रदेश क्षेत्र जो जांगल प्रदेश के आसपास का बताया गया था। उसके बाद मैंने बताया 551 ईस्वी में वासुदेव जो चौहान था, वो वासुदेव चौहान सांबर में जाता है और चौहान साम्राज्य की दोस्तों क्या डालता है, नींव डालता है। और 551 में सांबर के आसपास नींव डालता और उसी सांबर का प्राचीन नाम था सपाद लक्ष्य। और जो सपाद लक्ष्य होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 1.25 लाख गांवों का समूह। मित्रों, यहां तक अपन ने देखा था। उसके बाद मैंने कहा कि इससे शाकंभरी जो चौहान थे, इनकी कुलदेवी का नाम था शाकंभरी माता और उस शाकंभरी माता के जो मंदिर का निर्माण करवाया जाता है वो भी वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया जाता है। शाकंभरी माता का मंदिर है कहां पर, सांबर में है। इसके बाद अपने देखा था कि सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था और सांबर झील को तीर्थों की देव यानी या तीर्थों की नानी कहते हैं। यहां तक अपने देखा और उसके बाद देखा था कि चौहानों की नींव तो सांबर में जरूर डली थी, लेकिन चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी मित्रों अहित छत्तरगढ़ थी। ये अहित छत्तरगढ़ जो है वर्तमान में अहित छत्तरगढ़ का नाम नागौर हो चुका है दोस्तों। इसके बाद के आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने चर्चा की थी कि इनकी कुलदेवी कौन सी है, इनकी आराध्य देवी कौन सी है, इनका आराध्य देव कौन सा है। इन पर मैंने कहा था कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न बनता है, किस प्रकार का आपका जवाब तैयार रहना चाहिए। दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न बनेगा सीधा कि रणथंबोर, सांबर और अपने अजमेर। अजमेर, रणथंबोर और सांबर के जो चौहान थे वो चौहान शाकंभरी चौहान कहलाए थे और जो शाकंभरी चौहानों की कुलदेवी थी उसको अपन कहते हैं शाकंभरी माता, जिसका मंदिर सांबर में है। इसके अलावा पाली, जालोर और नाडोल, जालोर, पाली और नाडोल यहां के जो चौहान थे इनको मित्रों अपन ने सोनगरा चौहान कहा था और सोनगरा चौहानों के बारे में मैंने बताया इनकी कुलदेवी जो थी आशापुरा माता। और आशापुरा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो आशापुरा माता का मंदिर मित्रों नाडोल, पाली में बना हुआ है। छोटा मंदिर जालोर, दुर्ग में भी बना हुआ है, लेकिन जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो नाडोल, पाली में बना हुआ है मित्रों। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ उस क्षेत्र के जो चौहान थे उन चौहानों को अपन कहते हैं हाड़ा चौहान। और हाड़ा चौहानों की जो कुलदेवी थी उनका नाम था बदाणा माता। और बदाणा माता का जो भव्य मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है दोस्तों कोटा में। बताओ कहां पर बना हुआ है, कोटा में। और उसके बाद देखा आराध्य देवी जीर्ण माता, जिसके मंदिर का निर्माण हट्टड़ चौहान ने करवाया था। और आराध्य देव जो थे हर्षनाथ जी, हर्षनाथ जी का जो मंदिर था उस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था गुवक प्रथम ने। यह भी देखा था कि जो चौहान थे प्रारंभ में गुर्जर प्रतियारों के सामंत हुआ करते थे और गुर्जर प्रतियार जो उस समय 8वीं से लगा के 12वीं सदी के मध्य तक बड़े शक्तिशाली थे, उनके ये सामंत हुआ करते थे मित्रों। चौहानों की कोई स्वतंत्र शाखा नहीं थी। ये घटनाक्रम जो भी मैंने बताया था कि स्थान इनके चौहान वंश की स्थापना या वासुदेव चौहान की जानकारी, ये सारी की सारी जानकारी अपने को 3-4 स्थानों पर मिलती है। और उसमें मैंने बताया था सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था द अर्ली चौहान डायनेस्टी। द अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में दशरथ शर्मा ने इन सभी तत्वों का जिक्र किया है। इसके अलावा नयन चंद्र सूरी का जो ग्रंथ था हमीर महाकाव्य एवं सुरजन चरित, उनमें भी इनका उल्लेख है और भी कई जगह इन सभी तत्वों का उल्लेख है। यहां तक मित्रों अपने पढ़ा था और मैंने कहा था कि अपने सिलेबस में केवल अजमेर के चौहान है, लेकिन फिर भी देखिएगा वासुदेव चौहान तक अपन कल देख चुके थे। वासुदेव चौहान के बारे में अपने जानकारी, अब वासुदेव चौहान से आगे बढ़ते हैं मित्रों। वासुदेव चौहान ने
वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष या चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है, और वासुदेव ने ही इसकी नींव डाली थी 551 ईस्वी में। मित्रों, वासुदेव के बाद में कई शासक आए और कई गए, लेकिन मित्रों जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आया था वो शासक था दोस्तों गुवक प्रथम। बताइए, अगला जो शासक था उस शासक का नाम था गुवक प्रथम। यह साधारण सी जानकारी मित्रों, यहां से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं एक दो बिंदुओं में से बनेगा, नहीं तो निश्चित है चौहानों का प्रश्न कहां से बनना है, अजमेर के चौहानों से बनना है, पृथ्वीराज से बनना है या विग्रहराज से बनना है। वहां से नहीं बनता है तो हमीर से बनना है या कानड़ देव से बनना है। तो देखिएगा, गुवक प्रथम के काल में क्या बिंदु याद रखना अपने को, चौहानों का प्रथम शासक, चौहानों का प्रथम शासक, चौहानों का प्रथम शासक जिसने चौहानों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, चौहानों की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इसका अर्थ क्या हुआ मित्रों, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना। यह जो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना है मित्रों, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ यह होता है कि इससे पहले जितने भी चौहान थे मित्रों, वो सारे के सारे चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, उन्हीं के अधीन काम करते थे। लेकिन इस सामंती व्यवस्था से मुक्ति दिला करके चौहानों को स्वतंत्र रूप से उबारने का जो कार्य किया जाता है वो किस शासक के द्वारा किया जाता है, गुवक प्रथम के द्वारा दोस्तों किया जाता है। तो यही बिंदु अपने को इस गुवक प्रथम में याद रखना है मित्रों। और यह बात और याद रखनी है कि रेवासा सिक्कर में, बताइए कौन से स्थान पर है, रेवासा स्थान है। और ये रेवासा स्थान बताइए कहां पर पड़ता है, सिक्कर में। रेवासा सिक्कर में हर्षनाथ के मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। हर्षनाथ मंदिर का मित्रों बताइए क्या करवाया गया था, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये जो हर्षनाथ है ये चौहान राजवंश के आराध्य देव है। जीर्ण माता का जो मंदिर है ध्यान रखिएगा, वो जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सिक्कर में है, उसका निर्माण हट्टर चौहान ने, जबकि हर्षनाथ का मंदिर जो करवाया जाता है गुवक प्रथम ने। यह था मित्रों अपना वासुदेव के बाद आने वाला राजा गुवक। मित्रों गुवक के बाद में कई आएंगे, लेकिन देखिएगा गुवक के बाद में एक राजा आता है, उस राजा का नाम था मित्रों ध्यान रखिएगा सामंत राज। या सामंत राज को छोड़ दिएगा, सीधा आगे बढ़ते हैं मित्रों, और आगे चल के छोटे छोटे गोविंद द्वितीय, गुवक द्वितीय, वाकपति, दुर्लभ राज, फलाना राज, ऐसे कई शासक आएंगे, लेकिन उनका किसी का भी कोई इतिहास नहीं मिलता दोस्तों। इस बात का भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अगला शासक मित्रों आता है विग्रहराज द्वितीय। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण शासक आता है उस शासक का नाम था विग्रहराज द्वितीय। और ये जो विग्रहराज द्वितीय या विग्रहराज तृतीय जो है, ये विग्रहराज के काल में मित्रों ध्यान रखना थोड़ा सा एक कार्य हुआ था कि मेवाड़ का पहला शासक जिसने गुजरात के उस समय के शक्तिशाली चालुक्य शासकों को पराजित किया था, वो शासक कौन सा था, विग्रहराज। इस विग्रहराज के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार वासुदेव के बाद में ये गुवक के बारे में ये दो जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। देखिएगा, यह था अपना वासुदेव चौहान के बाद में अगला शासक गुवक प्रथम। मित्रों पहले बताओ वासुदेव बना, वासुदेव के बाद में अगला सांबर में चौहान कौन आया था, गुवक प्रथम। और दोस्तों गुवक प्रथम के बाद में अगला शासक, बीच में कई शासक आएंगे छोटे मोटे, लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं है दोस्तों। गुवक प्रथम के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आएगा उस महत्वपूर्ण शासक का नाम है विग्रहराज द्वितीय। गुवक प्रथम के बारे में जो भी जानकारी थी अपन ने देखी थी। विग्रहराज द्वितीय के काल में मित्रों ध्यान रखना, इसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। चालुक्य शासक है और चालुक्य शासक का नाम क्या था मित्रों, मूलराज प्रथम।
चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को क्या किया था? चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित। और ये चालुक्य शासक जो है मित्रों मूलराज प्रथम, ये बताओ कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। मित्रों बताइए कहां का शासक था? गुजरात। इस विग्रहराज द्वितीय के काल में यही एक बात ध्यान रखनी है कि विग्रहराज जो द्वितीय है इसने चालुक्य शासक, चालुक्य को आप सोलंकी भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये जो अपने पराजित करने का कार्य, गुजरात के चालुक्यों को पराजित करने का जो कार्य किया जाता है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया जाता है? विग्रहराज द्वितीय के द्वारा। मित्रों विग्रहराज द्वितीय के बाद में देखना अगला जो शासक बनता है उस शासक का नाम था विग्रहराज तृतीय। अगला जो शासक बनता है दोस्तों उस शासक का नाम था विग्रहराज तृतीय। और विग्रहराज तृतीय के काल में भी मित्रों कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं होता। और अगला जो शासक बनता है मित्रों उस शासक का नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। अगला जो शासक बनता है उस शासक का नाम है मित्रों पृथ्वीराज प्रथम। बताइए अगला जो शासक बन रहा है उस शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज प्रथम। और पृथ्वीराज प्रथम के बारे में मित्रों इतना ही ध्यान रखना, पृथ्वीराज प्रथम जो है, इस पृथ्वीराज प्रथम के ऊपर जब विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात को पराजित किया तो गुजरात के जो शासक थे उन गुजरात के शासकों ने वापस इस चौहान वंश को पराजित करने के लिए आक्रमण किया था। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, गुजरात के राजाओं को दोबारा से पराजित करने का कार्य बताओ किसने किया था? पृथ्वीराज प्रथम ने। और पृथ्वीराज प्रथम के बाद में मित्रों अगला जो शासक बनेगा वो अगला शासक मित्रों बताओ कौन सा राज बनेगा? अगला जो शासक बनेगा अजय राज। और अजय राज को ही चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जिस प्रकार अपन ने गोइल वंश में देखा था, गुवादित्य के बाद में नागा बनाता, नागभट्ट बनाता, मेंद्र बनाता, कई बने थे, लेकिन गोहिलों का वास्तविक इतिहास या वास्तविक संस्थापक अपन ने बप्पा रावल को कहा था। उसी प्रकार चौहानों का जो वास्तविक संस्थापक है वो चौहानों का वास्तविक संस्थापक मित्रों ध्यान रखना, चौहानों का जो वास्तविक संस्थापक है वो चौहानों का वास्तविक संस्थापक कौन सा राज बनेगा? अजय राज। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु मित्रों अपने को ध्यान रखने हैं। वासुदेव चौहान के बाद गुवक बना, गुवक के बाद में विग्रहराज बना, विग्रहराज के बाद में विग्रहराज थर्ड बना, विग्रहराज थर्ड के बाद में पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम के बाद में मित्रों जो अगला शासक बनता है वो अगला शासक बताओ कौन सा राज बनता है? अगला शासक दोस्तों बनता है अजय राज। बताओ अगला शासक कौन बनता है? अजय राज। और इसी अजय राज से अपने चौहान वंश की वास्तविक क्या शुरुआत होती है? इतिहास की वास्तविक क्या होती है? शुरुआत। तो मित्रों इसी अजय राज से अपन शुरुआत करते हैं। यहां तक के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे अपने को याद रखने थे। वैसे भी अपना अजमेर के चौहानों से इतिहास शुरू होता है। पहला एक थोड़ा सा गुवक प्रथम का याद रखना। चौहानों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी गुवक प्रथम ने और हर्षद माता का मंदिर बनवाया। यह विग्रहराज चतुर चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को क्या करता है? पराजित करता है, विग्रहराज द्वितीय। और यह जो पराजित करता है मूलराज को, यह मूलराज कहां का शासक था? यह मूलराज गुजरात का शासक था। और इसी विग्रहराज द्वितीय ने मित्रों अपने आशापुरा माता का मंदिर बंडोच में बनाया था। ध्यान रखना, वो बंडोच का मंदिर जो है अपन जब पढ़ेंगे सोनगरा चौहान उनकी कुलदेवी देखेंगे तब देखेंगे। तो देखना अभी विग्रहराज द्वितीय के बाद में अगला शासक विग्रहराज तृतीय, और विग्रहराज तृतीय के बाद में पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम के बाद में मित्रों अगला जो शासक बन रहा है उस अगले शासक का नाम है अजय राज। और अजय राज से ही मित्रों वास्तविक अपने इतिहास की शुरुआत होती है। तो मित्रों लिख लीजिएगा अजय राज। अगला जो शासक है इस शासक का नाम मित्रों अजय राज है। और अजय राज का जो शासन काल है वो मित्रों 1113 से 1133 ईस्वी का। बताओ अजय राज का जो शासन काल है वो अजय राज जो है उसने मित्रों ध्यान रखना 1113 से लगा करके 1133 ईस्वी तक शासन किया था। मित्रों इस अजय राज के बारे में अब एक एक फैक्ट का अध्ययन करते हैं। यहां से अजय राज का वास्तविक इतिहास शुरू होता है। छोटे छोटे शासक है, ज्यादा बड़े शासक नहीं है दोस्तों। पहला बिंदु ध्यान रखना, अजय राज को चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अजय राज को चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों?
अजय राज जो है इसको चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी चौहान सत्ता में तो थे, लेकिन चौहानों को बड़े स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाला शासक था अजय राज, क्योंकि इसी के काल से विधिवत इतिहास की शुरुआत हुई थी। जिस प्रकार मेवाड़ में मित्रों बप्पा रावल था, वो बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक इतिहास का जनक या वास्तविक गोइल वंश का संस्थापक कहते हैं, उसी प्रकार अजय राज को चौहानों का वास्तविक क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा अगला बिंदु अजय राज के बारे में, अजय राज के बारे में दूसरा बिंदु 1113 ईस्वी में, बताओ कौन सी ईस्वी में, 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की। बताओ कौन से शहर की स्थापना की, अजमेर शहर की स्थापना की। यानी ये जो अजय राज है, इसी अजय राज के द्वारा दोस्तों ध्यान रखना 1113 ईस्वी में कौन सा नगर बसाया गया था, अजमेर। मित्रों आपको कई स्थानों पर अजय राज के स्थान पर अजय पाल शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है। अजय पाल नाम का चौहान वंश में दोस्तों कोई शासक नहीं था, इस बात का भी ध्यान रख लेना। अजय पाल नाम का चौहानों का कोई शासक नहीं था। आपको कई जगह अजय पाल नाम का उल्लेख मिलेगा। अजय राज ही चौहानों का शासक था और इसी ने 1113 ईस्वी में मित्रों अजमेर शहर की स्थापना की। और अब दोस्तों बताओ, जब अजमेर शहर की स्थापना कर दी इसने, तो चौहानों की राजधानी, इतने समय तक जो चौहानों की राजधानी थी, वो इतने समय तक चौहानों की राजधानी अहिछत्रगढ़ थी। अब ये जो चौहानों की राजधानी बन जाएगी, चौहानों की राजधानी दोस्तों बताओ कौन सा शहर बन जाएगा, अजमेर बन जाएगा। और अजमेर से पहले जो चौहानों की राजधानी थी मित्रों ध्यान रखिएगा, चौहानों की जो राजधानी थी वो कौन सा स्थान था, अपने अहिछत्रगढ़ स्थाने था। अब देखना मित्रों अगले बिंदु के बारे में और चर्चा कर लेते हैं अजय राज के बारे में। अजय राज ने एक तो यह काम कर दिया, दूसरा मित्रों अजय राज जो था, इस अजय राज चौहानों का प्रथम शासक, अजय राज चौहानों का प्रथम शासक, अजय राज चौहानों का प्रथम शासक, जिसने चांदी के सिक्के चलाए। बताओ जिसने क्या चलाए थे, जिसने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के जो सिक्के चलाने वाला शासक था, यह चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक अजय राज था। मित्रों इस अजय राज ने 3 प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए थे। एक इसकी पत्नी का नाम था सोमलेखा, उस सोमलेखा के नाम पर सोमलवती नाम के सिक्के चलाए। दोनों के बीच प्रेम होने के कारण एक सिक्के का नाम था प्रेम और एक खुद के नाम पर अजय। 3 सिक्के चलाए थे। पहले सिक्के का नाम था मित्रों सोमलवती। बताओ सिक्के का नाम क्या था, सोमलवती। और ये जो सोमलवती सिक्का है, ये बताओ किसके नाम पर चलाया गया था मित्रों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इस अजय राज की जो पत्नी थी उसका नाम था सोमलेखा, सोमलेखा के नाम पर। बताओ किसके नाम पर है, सोमलेखा के नाम पर ये सिक्के चलाए गए। नंबर 2 पर मित्रों ध्यान रखना, एक सिक्का प्रेम था और नंबर 30 खुद के नाम पर जो सिक्के का नाम था अजय। अजय, प्रेम और सोमलवती नाम के ये सिक्के अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम पर चलाने वाला चौहान शासक कौन था, अजय राज। यहां तक देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं।
ये देखिएगा, अजय राज के बारे में 3-4 जानकारी तो ये याद रखनी है कि अजय राज चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहलाता, अजमेर शहर की स्थापना की, चौहानों की राजधानी, ध्यान रखिएगा चौहानों की जो राजधानी है, ये चौहानों की जो राजधानी है वो अजमेर को बनाया था, और चौहानों की राजधानी अजमेर को बनाने के बाद में इसने चांदी के सिक्के ये भी चलाए थे, और श्री अजय देव, प्रेम और सोमलवती 3 नाम प्रकार के सिक्के चलाए थे मित्रों, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अजमेर की जो स्थापना की जाती है, ये अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में की जाती है मित्रों। अब अगला बिंदु देखना, अजमेर में एक दुर्ग है, अजमेर में एक मित्रों दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम था अजय मेरू दुर्ग। बताओ, ये इस प्रकार का एक दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम दोस्तों, इस दुर्ग का नाम था अजय मेरू दुर्ग। बताओ कौन सा दुर्ग है? अजय मेरू दुर्ग इस दुर्ग का नाम है। और ये जो अजय मेरू दुर्ग है मित्रों, इसका निर्माण भी बताओ किसने करवाया था? अजय मेरू दुर्ग का जो निर्माण करवाया जाता है, वो निर्माण भी आपको पता होना चाहिए, अजय राज के द्वारा करवाया जाता। अजय मेरू जो दुर्ग है, इस अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी, अजमेर दुर्ग नहीं, ध्यान रखना, अजय मेरू, यानी जब इस अजमेर की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था अजय मेरू। मेरू का अर्थ क्या होता है मित्रों? प्राचीन प्रदेश या ऐसा स्थान जो पहाड़ियों के पास में हो, उसे मेरू कहते हैं। तो मित्रों अजय मेरू इसका नाम हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे इसको अजमेर कहा जाने लगा, और जब यहां पर दुर्ग बना तो मित्रों अजय मेरू दुर्ग। और मित्रों ये जो अजय मेरू दुर्ग है, ये अजय मेरू दुर्ग बीटली पहाड़ी पर स्थित, बताओ कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बीटली पहाड़ी पर स्थित है। और बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण दोस्तों ध्यान रखना, बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे बताओ क्या कहा जाता है? गढ़ बीटली कहा जाता है। बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़ बीटली कहा जाता है, यानी गढ़, और वो भी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बीटली। इस कारण क्या कहलाया? गढ़ बीटली कहा जाता है। मित्रों यही दुर्ग जो है, यही दुर्ग काफी समय बीत जाने के बाद में दोस्तों जर्जर अवस्था में आ चुका था, बिल्कुल खंडर अवस्था में हो चुका था। और एक समय की बात है कि पृथ्वीराज सिसोदिया, मेवाड़ का जो अपन ने देखा था, जिसे अपन उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, क्योंकि वो युद्ध गति में बड़े तेज गति से दुश्मनों पर आक्रमण करता था, यूं बड़ा ही उसकी एक युद्ध कौशल की रणनीति अलग ही थी, इस कारण उसको उड़ना राजकुमार कहा गया था। उड़ना राजकुमार की पत्नी का नाम था तारा, और तारा के साथ में मित्रों पृथ्वीराज सिसोदिया अजमेर आता है, और अजमेर आता है तो वो इस गढ़ बीटली में निवास करता है। मित्रों गढ़ बीटली में आता है तो पृथ्वीराज सिसोदिया देखता है कि गढ़ बीटली की तो हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। और अब हालात बड़े खराब है तो मित्रों ये पृथ्वीराज सिसोदिया क्या करता है? इस गढ़ बीटली दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाता है। जीर्णोद्वार का अर्थ है दोबारा से रंग रोगन का क्या करवाता है? कार्य करवाता है। और दोबारा से रंग रोगन का मित्रों कार्य करवा करके, इसका जीर्णोद्वार करवा करके अपनी पत्नी तारा के नाम पर, बताओ इस गढ़ का नाम कौन सा गढ़ कर देता है? तारागढ़ कर देता है। तो मित्रों अगला बिंदु अपने को पता होना चाहिए, इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है? तारागढ़। नेक्स्ट बिंदु लिख सकते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे अपन बताओ कौन सा राजकुमार कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, उसी को अपन कहते हैं उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार ने इस दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाकर, इस दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाकर अपनी पत्नी तारा के नाम पर, अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नामकरण, बताओ इसका नामकरण क्या कर दिया? इसका नामकरण तारागढ़ किया। इसका नामकरण मित्रों ध्यान रखना तारागढ़ किया, यानी यही दुर्ग जो है
तीन नामों से जाना जाता। जब स्थापना हुई इसी को अजयमेरु कहा गया। बाद में इसका नाम बीटली पहाड़ी पर, कुछ मान्यताओं के अनुसार यहां पर एक कोई विठल दास नाम का संत था, वो भी तपस्या करता था और उस विठल दास के नाम पर इस दुर्ग का नाम गढ़ बीटली हो गया। और मित्रों ऐसा कहते हैं कि तारागढ़ नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवा दिया। कुछ भी करवाए, ये तीन दुर्ग है। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था, वो दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजयराज के द्वारा। यहां तक तो ठीक है दोस्तों। अब आगे का फैक्ट ये ध्यान रखना कि ये जो अजयमेरु दुर्ग है, इस दुर्ग को मित्रों ध्यान रखना, इस दुर्ग को राजपुताना की कुंजी कहा जाता। इस दुर्ग को बताओ क्या कहा जाता है? इस दुर्ग को राजपुताना की कुंजी कहा जाता। राजपुताना की कुंजी का अर्थ क्या होता है मित्रों? क्योंकि राजपुताने को जीतना है। कुंजी का अर्थ होता है अगर राजपुताना का लोक खोलना है तो इस तारागढ़ को जीतना पड़ेगा, क्योंकि यह बीचों बीच स्थित है। और बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे राजपुताने की कुंजी कहा जाता था। अगर इस पर अधिकार कर लिया, यानी पूरे के पूरे राजपुताने पर अधिकार कर लिया, इस दुर्ग को राजपुताने की मित्रों कुंजी भी कहते हैं। दोस्तों इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। जैसे मैं इसको कह दूं, इसको बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। बताओ इसी दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा गया? इसी दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया। और राजस्थान का जिब्राल्टर कहने वाले इतिहासकार का नाम था बिशप हेबर। बताओ राजस्थान का जो जिब्राल्टर है, यह राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हेबर ने। जिब्राल्टर क्या है मित्रों? जिब्राल्टर लंदन का एक किला है। उस लंदन के किले की तुलना, लंदन के किले से राजस्थान के किले की तुलना, यानी राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ को कहा जाता। और कहने वाले का नाम क्या है? कहने वाले का नाम मित्रों ध्यान रखना, बिशप हेबर नामक व्यक्ति ने इस दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा है? जिब्राल्टर कहा है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये दुर्ग जो है, इसी दुर्ग को अपने कहा जाता है, इसी दुर्ग को कहा जाता है अरावली का अरमान। इसी दुर्ग को मित्रों बताओ क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान कहा जाता है। अरावली के अरमान का अर्थ क्या हो गया? अरावली के बीचों बीच मध्य अरावली में, अरावली की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसी दुर्ग को दोस्तों कहा गया अरावली का अरमान। और दोस्तों इसी दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का हार्ट, द हार्ट ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय बताओ कौन सा गढ़ कहलाता है? तारागढ़ कहलाता है। मित्रों इस बात का भी अपने को ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक आक्रमण हुए, तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान में तारागढ़ पर, राजस्थान में तारागढ़ पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए। कौन से आक्रमण हुए? सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण। स्वदेशी आक्रमण का अर्थ क्या हुआ? यानी भारतीय राजाओं ने, भारत के ही लोगों द्वारा राजस्थान में जो सबसे ज्यादा आक्रमण किए गए वो तारागढ़ पर किए गए। जबकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण का पूछा जाए तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होता है मित्रों अपनी उत्तरी सीमा का प्रहरी कहने वाले वे राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्ग बटनेर पर। बटनेर पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, जबकि अजमेर के तारागढ़ पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण। तारागढ़ को अरावली का अरमान, राजपुताना की कुंजी, इसे राजस्थान का हृदय, राजस्थान का जिब्राल्टर और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसका निर्माण अजयराज ने करवाया। बीटली पहाड़ी पर होने के कारण गढ़ बीटली कहलाया। और इस दुर्ग का जीर्णोद्वार पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा करवाए जाने के कारण अपनी पत्नी तारा के नाम पर मित्रों इसी का नामकरण कौन सा गढ़ हो गया था? तारागढ़। ऐसा गढ़ तारागढ़।
यह है दोस्तों अपना प्रमुख रूप से अजय राज के द्वारा बनाया गया तारागढ़ और तारागढ़ के उपनाम। ये सारे फैक्ट दोस्तों अपने को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब देख लो दोस्तों, अजय राज जी आए, अजय राज ने अजमेर बसाया, अजमेर में चांदी के सिक्के चलाए, राजधानी अजमेर को बनाया और इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। इनके अलावा इनके काल में कोई भी महत्वपूर्ण मित्रों घटना घटित होती ही नहीं है। 1133 ईस्वी में ये राजनीति से संन्यास लेते हैं और राजनीति से संन्यास लेकर के दोस्तों पुष्कर चले जाते हैं। बताइए, पुष्कर चले जाते हैं, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। और पुष्कर जाने के बाद इनके स्थान पर जो अगले शासक बनते हैं मित्रों, उनका नाम था अर्णोराज। बताइए, अगले शासक जो बनते हैं इनके पुत्र का नाम था अर्णोराज। तो मित्रों अगला फैक्ट अपने को पता होना चाहिए, इन्होंने राजनीति से संन्यास लिया और 1133 ईस्वी में बताओ कहां चले जाते हैं, पुष्कर। तो एक लाइन लिख सकते हैं, अर्णोराज अजय राज 1133 ईस्वी में 1133 ईस्वी में राजनीति से संन्यास लेकर पुष्कर गए। राजनीति से संन्यास लेकर मित्रों बताओ कहां पर गए थे, पुष्कर गए। और उसके बाद पुत्र कौन बन जाएगा, अर्णोराज। एक बिंदु मित्रों और भी ध्यान रखना, इनके काल में इन्होंने ध्यान रखना, मालवा के नरवर्मन, मालवा का शासक था, मालवा के नरवर्मन, मालवा का शासक था मित्रों, जिसका ध्यान नाम रखना, मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। इनके काल की घटना है एक, मालवा के नरवर्मन को पराजित कर उसके सेनापति और सेनापति का मित्रों नाम क्या है, उसके सेनापति सुलहण को बंधक बनाया। बताओ, सुलहण को क्या बनाया था, सुलहण को बंदी बनाया और अपने साम्राज्य की रक्षा करने में कामयाब हुआ था। एक घटना यह बीती, मालवा अपन जानते हैं कुंभा के समकालीन अच्छे से मालवा पड़ा था, वहां पर इसके समकालीन मालवा का जो शासक था उसका नाम था दोस्तों नरवर्मन। और उस नरवर्मन को पराजित करके इसने उसके सेनापति सुलहण को बंदी बना लिया था। यह घटना भी अपने किसके काल में होती है, अजय राज के काल में। और 1133 ईस्वी में यह राजनीति से संन्यास लेके कहां चला गया था, यह राजनीति से संन्यास लेके चला गया पुष्कर। और उसके बाद मित्रों अजय राज के बाद जो अगले शासक बनते हैं अपने, उनका नाम है मित्रों अर्णोराज। बताओ उनका नाम क्या है, अर्णोराज। और अर्णोराज को ही मित्रों कहा जाता है अन्ना जी। बताओ इन्हीं को क्या कहा जाता है, अन्ना जी कहा जाता है। और इनका जो शासनकाल है वो है 1133 से 1153। 1133 ईस्वी से लगा करके 1153 ईस्वी तक मेवाड़ में शासन बताओ किसने किया था, अन्ना जी ने किया था। और अन्ना जी के बारे में अब देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटित होती है। मित्रों अर्णोराज या जो अन्ना जी है, इनकी उपाधि थी, इन्होंने एक उपाधि ग्रहण की थी और उस उपाधि का नाम ध्यान रखना, अर्णोराज या अन्ना जी की जो उपाधि थी, इस उपाधि का नाम था महाराजाधिराज। बताओ इनकी एक उपाधि हुआ करती थी और उस उपाधि का नाम था दोस्तों महाराजाधिराज। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इनकी एक उपाधि इसने ग्रहण की थी, उसका नाम था महाराजाधिराज। मित्रों दूसरा बिंदु अर्णोराज के बारे में ध्यान रखना, अर्णोराज के बारे में कुल पहले महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं। पुष्कर में कुल 12 मंदिरों का निर्माण करवाया। पुष्कर में कुल 12 मंदिरों का निर्माण, पुष्कर में कुल 12 मंदिरों का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया गया, 12 मंदिरों का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। मुख्य मंदिर अगर पूछ ले पुष्कर का कौन सा मंदिर मुख्य मंदिर, तो मित्रों ध्यान रखना
पुष्कर का जो मुख्य मंदिर, इन 12 में जो 12 मंदिरों में जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर का नाम था मित्रों वरा मंदिर। बताओ, पुष्कर में स्थित जो मंदिर था वरा मंदिर, इस वराह मंदिर का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? इस वराह मंदिर का निर्माण करवाया जाता है अपने अर्णोराज या अन्ना जी के द्वारा। यह बिंदु भी अपने को ध्यान में रखना है। और एक बिंदु ध्यान में रखना है, इनके प्रमुख दरबारी विद्वान है। इनके बताओ प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे? तो मित्रों इनके 2 प्रमुख दरबारी विद्वान थे, उनके नाम भी अपने को ध्यान में रखने हैं। एक दरबारी विद्वान का नाम था मित्रों देवबोध, एक दरबारी विद्वान का नाम था देवबोध, और दूसरा जो दरबारी विद्वान था दोस्तों, उस दरबारी विद्वान का नाम था धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष पूछा जाए किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे, तो ये दोस्तों अपने थे अर्णोराज या अन्ना जी के दरबारी विद्वान। यहां तक थोड़ा ध्यान रखें। यह है अर्णोराज के बारे में दोस्तों सामान्य जानकारी। अब देखते हैं अर्णोराज के बारे में सामान्य जानकारी के बाद में अर्णोराज के काल में और क्या क्या घटनाएं घटित होती है। मित्रों देखना, परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि भी थी, लेकिन यह अभी धारण नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद में करेगा। एक उपाधि और धारण करेगा, परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज। देखिएगा मित्रों, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा अर्णोराज के बारे में और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों ये रहा अपना अजमेर, ये रहा अपना दोस्तों अजमेर, और इस अजमेर का शासक देखिएगा। राजस्थान की आकृति वैसे भी आपको पता है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, और राजस्थान की जो पतंगाकार आकृति है, यहां पर पतंगाकार में अजमेर स्थान पड़ता है। और अजमेर का शासक अपन देख रहे हैं अर्णोराज है। अजमेर का शासक बताओ कौन सा राज है? अर्णोराज। 1133 से लगा के 1153 तक। अब देखना दोस्तों, अर्णोराज के समकालीन अगर मैं बात करूं तो मित्रों ध्यान रखना, यहां पर एक स्थान पड़ता है मालवा, और मालवा का शासक था दोस्तों नरवर्मन। इनके समकालीन अगर मालवा की बात करूं तो मैं मालवा का शासक बताओ कौन था? मालवा का शासक था दरबार अपना नरवर्मन। इधर मित्रों में बात करूं गुजरात में चालुक्य शासकों की, तो मित्रों गुजरात में 2 चालुक्य शासक इनके समकालीन थे। मित्रों पहला जो चालुक्य शासक था, उस शासक का नाम था कुमारपाल, और एक चालुक्य शासक जो था उसका नाम था मित्रों जय सिंह। एक चालुक्य शासक का नाम क्या था? जय सिंह। इसका पूरा नाम जय सिंह सिद्धराज भी कहा जाता है। मित्रों 2 चालुक्य शासक थे, मालवा का नरवर्मन और गुजरात का जय सिंह सिद्धराज। बाकी इसके समकालीन शासकों के बारे में जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों शासकों के साथ मित्रों इनके क्या क्या संबंध थे, यह भी अपने को पता होना चाहिए। देखना, मालवा का जो नरवर्मन था, इस मालवा के नरवर्मन को मित्रों ध्यान रखना, मालवा के नरवर्मन को पराजित किया गया। मालवा के नरवर्मन को पराजित कौन करता है? अर्णोराज या अन्ना जी पराजित करते हैं। पहले अजय राज ने भी मालवा के नरवर्मन को पराजित किया, लेकिन नरवर्मन अपनी पराजय का बदला लेने के लिए फिर अजमेर पर चढ़ाई करता है। अजमेर पर चढ़ाई करता तो इस बार इसको पराजित कौन करते हैं? अर्णोराज। युद्ध कब हुआ इसके इतिहास में कोई प्रमाणिक तिथि उल्लेखित नहीं है। इतना ही इतिहास में उल्लेखित कर रखा है कि जो मालवा का नरवर्मन था उसको अजय राज ने भी प्रमाणित किया, अर्णोराज ने भी पराजित किया। अब दोस्तों देखना, यहां पर ये जो कुमारपाल है,
इस कुमारपाल ने अरुणोराज को पराजित कर दिया। और कुमारपाल जो है, इस कुमारपाल ने इस अरुणोराज को पराजित किया। और पराजित बताओ कौन से स्थान पर किया था? आबू नामक स्थान पर। ध्यान से देखना मित्रों, इधर तो पराजित कर रहा है अरुणोराज किसको? नरवर्मन को। और इधर अरुणोराज पराजित हो रहा है कौन से कुमारे पाल से। अब कुमारपाल से बताओ अजय राज अरुणोराज पराजित हो गया। अरुणोराज पराजित हो गया कुमारपाल से कौन से स्थान पर? आबू से। पहले शासक, इनकी तिथियां मित्रों, युद्धों की तिथियां अरुणोराज के काल में उल्लेखित नहीं है इतिहास में। आप सोचेंगे कब पराजित किया, क्यों पराजित किया, कैसे किया? इस परमाजित जो अपने पराजित करने की तिथियां है वो दोस्तों इतिहास में उल्लेखित नहीं है। इतना ही इतिहास में उल्लेखित है कि अरुणोराज ने मालवा के नरवर्मन को और इधर कुमारपाल ने अरुणोराज को पराजित किया। मित्रों, जब अरुणोराज पराजित होता है तो बताओ गुजरात के साथ इसके संबंध कैसे होंगे? गुजरात के शासक दोस्तों इसके साथ संबंध बड़े खराब होंगे। और इन्हीं खराब संबंधों को सुधारने के लिए मित्रों ध्यान रखना, ये जो जयसिंह सिद्धराज है, इस जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री का नाम था कांचन देवी। बताओ अपनी पुत्री का नाम कौन सी देवी था? कांचन देवी। और इस कांचन देवी का मित्रों विवाह बताओ किसके साथ करवा दिया? कांचन देवी का विवाह मित्रों करवा दिया था अरुणोराज के साथ। ये तीन घटना छोटी छोटी, कोई बड़ी नहीं है। कभी कभार यहां पर छोटी परीक्षा में सीधे प्रश्न आ जाते हैं कि अरुणोराज के समकालीन मालवा का शासक कौन था? नरवर्मन था। नरवर्मन को अरुणोराज ने पराजित किया। अरुणोराज के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? दो थे, कुमारपाल थे और जयसिंह थे। पहले कुमारपाल ने इसको पराजित किया, उसके बाद जब अरुणोराज पराजित हो गया तो गुजरात और अरुणोराज के बीच में संबंध जो थे खराब हो गए थे। उन्हीं संबंधों को सुधारने के लिए जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अरुणोराज के साथ कर दिया। यानी अरुणोराज को गुजरात का पावना बना लिया, गुजरात का जवाई बना लिया। और जवाई बना करके इस रिश्ते को सुधारने का मित्रों क्या किया जाता है? प्रयास। ये तीन छोटे छोटे घटनाक्रम मित्रों अपने को पता होना चाहिए। और मित्रों इसी समय अरुणोराज पर एक और विदेशी आक्रमण भी होता है। उस आक्रमण को कहते हैं तुर्की आक्रमण। बताओ इसी के काल में एक विदेशी आक्रमण भी होता है, तुर्की आक्रमण। और इस तुर्की आक्रमण को मित्रों ध्यान रखना, अरुणोराज जो था, इस अरुणोराज ने बताओ क्या कर दिया था? असफल कर दिया था। जो भी तुर्की आक्रमण हुआ, इस तुर्की आक्रमण को मित्रों अरुणोराज ने क्या कर दिया था? असफल कर दिया। ये चार घटनाएं अरुणोराज के बारे में और याद रखनी है। इनको मैं बिंदुवत लिख देता हूं, चित्र से आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या हुआ था। अब देखना, सीधा मैं लिख देता हूं। पहला बिंदु, अरुणोराज के समकालीन अरुणोराज ने मालवा शासक नरवर्मन को पराजित किया। बताओ नरवर्मन को क्या किया था? मालवा शासक नरवर्मन को पराजित किया। यह बात भी अपने को ध्यान में रखनी है अरुणोराज के बारे में। दूसरा बिंदु मित्रों अरुणोराज के बारे में क्या याद रखना है? चालुक्य शासक कुमारपाल ने, चालुक्य या सोलंकी शासक नाम आ जाए तो उसका अर्थ है गुजरात का शासक। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के पास, आबू के निकट अरुणोराज को पराजित किया। नेक्स्ट, जयसिंह सिद्धराज ने अजमेर के साथ वैमनस्य समाप्त करने हेतु, अजमेर के साथ वैमनस्य का अर्थ होता है कि जो कठोर संबंध थे, वैमनस्य समाप्त करने हेतु
अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ करवाया। नेक्स्ट, अर्णोराज पर असफल तुर्की आक्रमण हुआ। असफल तुर्की आक्रमण, यहां तक पता होना चाहिए। उसके बाद आगे ये कुछ बातें अपने को अर्णोराज के बारे में ध्यान रखनी है। अब देखना दोस्तों, अर्णोराज के बारे में और अपने को क्या ध्यान रखना है। अर्णोराज के ऊपर जब तुर्की आक्रमण हुआ था मित्रों, तो उन तुर्की आक्रांताओं का कत्लेआम मित्रों अर्णोराज ने किया था। और जब तुर्की आक्रांताओं का कत्लेआम अर्णोराज ने किया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन तुर्की आक्रमणकारियों के खून से अजमेर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मित्रों रक्त रंजित हो गया था, लाल हो गया था। अजमेर के आसपास का जो मैदानी भाग था अजमेर के पास में, वो मैदानी भाग जो है तुर्की आक्रांताओं के रंग से सन गया था। और जब तुर्की आक्रांताओं के रंग से सन गया दोस्तों, तो वहां के स्थानीय ब्राह्मणों ने अर्णोराज को कहा कि इन तुर्की आक्रांताओं के महाराज, आप इन तुर्की आक्रांताओं का खून साफ करवाइए। और दोस्तों तुर्की आक्रांताओं का खून साफ करवाने के लिए इस अर्णोराज या अन्ना जी ने दोस्तों एक झील बनवाई थी। उस झील को अपन कहते हैं अन्ना सागर झील। बताओ, उस झील को अपने कौन सी झील कहते हैं? अन्ना सागर। तो अगला मित्रों अपने को पता होना चाहिए, अगला झील के बारे में पढ़ते हैं। अगला बिंदु अन्ना सागर झील, तो हेडिंग लगा लीजिए अन्ना सागर झील। क्या क्या फैक्ट है इस झील के बारे में, वो सारे फैक्ट क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। अन्ना सागर झील, और ये अन्ना सागर जो झील है इसके बारे में अपने को पता रखना है। ये इस प्रकार की झील बनी हुई है, ये एक इस प्रकार की झील है। इस झील को दोस्तों कहा जाता है अन्ना सागर झील। बताओ कौन सी झील कहा जाता है? अन्ना सागरे झील। मित्रों अन्ना सागर झील पहली बात बनी हुई है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको भी पता है कोई भी झील बनेगी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ने सो पानी आएगा आएगा। जैसे अपने राजसमंद झील देखी, तो राजसमंद झील में मित्रों अपने देखा गोमती नदी का पानी आया। अपने उदय सागर झील देखी, आयड़ नदी का पानी आया। जैसमंद झील देखी, उसमें भी गोमती और जालरी नदी का पानी आया। तो ये जो अन्ना सागर झील है वो किस नदियों के पानी को रोक कर कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अन्ना सागर जो झील है इसमें दो नदियों का पानी आता है। और वो दो नदियां कौन कौन सी है दोस्तों, उनका भी अपने को ध्यान में रखना है। वो जो दो नदियां हैं, वो दो नदियां, एक तो नदी है अपनी दोस्तों ध्यान रखना, एक नदी तो है अपनी चंद्रा नदी और एक नदी है बांडी नदी। एक नदी का नाम है चंद्रा नदी और एक नदी का नाम है बांडी नदी। दो नदियों का पानी आता है, एक तो ये इधर से आती है और एक दोस्तों इधर से आती है। दोनों नदियों के नाम अपने को पता होना चाहिए। दोनों जो नदियां हैं इनमें से एक नदी का नाम तो दोस्तों कौन सी नदी है? चंद्रा नदी। चंद्रा नदी का पानी आता है
और दूसरा मित्रों इस नदी में, इस झील में पानी आता है बांडी नदी का। एक तो चंद्रा नदी और दूसरी मित्रों इसी झील में बताओ कौन सी नदी का पानी आता है? बांडी नदी का। चंद्रा और बांडी नदी के पानी को रोक करके दोस्तों इस झील का निर्माण होता है। अब देखना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण अपने को पता है, अन्ना सागर झील निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। यह झील है कहां पर? यह झील है अजमेर में। निर्माण करवाया जाता है अर्णोराज द्वारा 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा। और मित्रों जब 1137 ईस्वी में इसका निर्माण हो गया था, तो अब देखना ये अर्णोराज के द्वारा जब इस झील का निर्माण हो गया, ये झील पड़ती कहां पर है? अजमेर में पड़ती है। इस झील के पास ही दोस्तों ध्यान रखना, इस झील के पास ही एक बनी हुई है बारादरी। बारादरी इसी झील के पास में बनी हुई है। बारादरी का अर्थ क्या होता है मित्रों? बारादरी का अर्थ होता है दोस्तों, यहां पर पास में दोस्तों ध्यान रखना, इस प्रकार की एक घूमने के लिए जगह बनी हुई है और उस जगह को दोस्तों कहते हैं बारादरी। ये जो जगह है, इस जगह को दोस्तों कहा जाता है बारेदरी। और ये जो बारेदरी है मित्रों, इस बारादरी का जो निर्माण करवाया जाता है, हिंदुस्तान में कई जगह बारादरियां बनी हुई है, ये बारादरी का जो निर्माण करवाया जाता है मित्रों, इस बारादरी का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। यही जो बारादरी है, इस बारादरी का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों इसी बारादरी के पीछे के भाग में, ये जो बारादरी है, इसी बारादरी के पीछे के भाग में दोस्तों ध्यान रखना एक उद्यान बना हुआ है यहां पर, और इस प्रकार का दोस्तों एक पीछे की तरफ उद्यान बना हुआ है। और इस प्रकार का जो उद्यान बना हुआ है इसी झील के किनारे, इस उद्यान का नाम बताओ कौन सा उद्यान है? इस उद्यान को दोस्तों कहा जाता है सुभाष उद्यान। यह जो उद्यान है, इस उद्यान को कहा जाता है, प्राचीन समय में इसका नाम था दौलत बाग। और दौलत बाग जो है, इसी दौलत बाग का जो वर्तमान नाम है, इसी दौलत बाग का वर्तमान जो नाम है, वो वर्तमान नाम मित्रों बताओ कौन सा हो जाएगा? वर्तमान में इसका नाम बदल करके इसे सुभाष उद्यान कहा जाता है। जब ये बना था उस समय इसका नाम दौलत बाग था, लेकिन वर्तमान में ये सुभाष उद्यान कहलाता है। और इस दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? तो मित्रों ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया जाता है दौलत बाग का, वो निर्माण करवाया जाता है जहांगीर के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। अपने प्रसिद्ध चित्रकार, जहांगीर का एक प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों जिसका नाम था दौलत खां। और वो दौलत खां और जहांगीर एक दिन इस झील के किनारे बैठे थे। और मित्रों किनारे जब बैठे थे तो किनारे बैठे बैठे जहांगीर का एक इतना मनमोहक चित्र बना दिया दौलत खां ने। झील के किनारे बैठे बैठे का ऑन स्पॉट चित्र बना दिया दौलत खान ने। तो जहांगीर मित्रों बड़ा प्रभावित होता है और जहांगीर कहता, वारे दौलत तो इतना शानदार चित्रकार है। और अपने चित्रकार की स्मृति में मित्रों यहां पर एक इसने उद्यान बना दिया, बाग बना दिया, जिसको दौलत बाग कहते हैं। और वर्तमान में इसी दौलत बाग का मित्रों नाम बताओ कौन सा उद्यान है? सुभाष उद्यान है। यहीं पर पास में इसी झील के किनारे बारादरी है। और बारादरी का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां। और इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया? तुर्की आक्रांताओं के खून को साफ करवाने हेतु। यहां पर लिख सकते हैं साफ साफ, तुर्की आक्रांताओं के खून को साफ करवाने हेतु। खून को क्या करवाने हेतु? तुर्की आक्रांताओं के खून को साफ करवाने हेतु इस झील का मित्रों बताओ क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है ब्राह्मणों के कहने पर, ताकि दोनों नदियों का पानी रोके, यहां से खून साफ हो जाए। और यही झील अन्ना सागर। वर्तमान में इसके किनारे चौपाटी भी है। वर्तमान में कई कई बातें इसके किनारे हो चुकी, लेकिन जब यह झील बनी थी तो झील के समय एक तो इसके किनारे बारादरी थी जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, और पास में ही दौलत बाग था जिसका निर्माण बताओ दोस्तों किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था अपने जहांगीर ने करवाया था। यहां तक का घटनाक्रम अपने को याद रखना। इसी के किनारे मित्रों ऊपर एक
भव्य मंदिर बना हुआ है जिनको कहते हैं बजरंगगढ़ बालाजी, लेकिन वो अभी इसके इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों से नहीं है, क्योंकि उसका मंदिर विश्व हिंदू परिषद की एक कमेटी ने बनवाया था, इसलिए ऐतिहासिक तथ्य में वो नहीं है। पास में ही मित्रों भारत पाक युद्ध के दौरान जीती हुई कुछ तोपें रखी गई है, पास में ही एनसीसी कैडेट का कार्यालय है, लेकिन वो बातें यहां पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। केवल इतना ही ध्यान रखें, तुर्की आक्रांताओं के साफ करवाने के लिए दो नदियों का पानी आता है, चंद्रा नदी और बांडी नदी का। पास में ही सर्किट हाउस भी बना हुआ है जहां पर भंवरी देवी कांड हुआ था, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन उसको मित्रों इतिहास में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक दिखिएगा, फिर चलते हैं आगे। ये है दोस्तों अपनी अन्ना सागर झील, और अन्ना सागर झील के बाद में देखना ये प्रमुख कार्य जो थे अपने अर्णोराज के काल में वे। सबसे पहले अर्णोराज के काल में क्या हुआ था दोस्तों, अर्णोराज के काल में हुआ था 2-3 उपाधियां देखी थी। इसके अलावा अर्णोराज के काल में मित्रों अपन ने देखा था कि जो अर्णोराज है उनके 2 प्रमुख दरबारी विद्वान थे। मालवा के नरवर्मन को पराजित किया, आबू के पास में चालुक्य कुमारपाल से पराजित हुआ, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, और तुर्की आक्रांताओं के खून को साफ करवाने के लिए 2 नदियों को रोक करके मित्रों 12 दरी का क्या करवाया था, 2 नदियों के पानी को रोक करके अन्ना सागर झील का निर्माण, पास में 12 दरी शाहजहां ने, और दौलत बाग का निर्माण मित्रों बताओ किसने करवाया था। दौलत बाग का जो निर्माण करवाया जाता है वो दौलत बाग का निर्माण मित्रों करवाया जाता है जहांगीर के द्वारा। ये कुछ फैक्ट अपने को याद रखने थे। और उसके बाद मित्रों ध्यान रखना, अर्णोराज जो है, अर्णोराज ने 12 मंदिर भी बनाए थे पुष्कर में। लेकिन मित्रों अगला बिंदु, अर्णोराज की हत्या जो होती है 1153 ईस्वी में, अर्णोराज की हत्या, अर्णोराज की हत्या, अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की। अर्णोराज की जो हत्या होती है इसके पुत्र, और पुत्र का नाम मित्रों क्या था, इसके पुत्र जगदेव ने की। और जो इतिहास में अपने पिता की हत्या करे मित्रों उसको अपन बताओ क्या कहते हैं, पितृहंता। यानी जो अपने पिता की हत्या करे उसे पितृहंता, जो माता की हत्या करे उसे मातृहंता, भाई की हत्या करे भातृहंता, पत्नी की हत्या करे भार्यहंता। तो चौहानों में पहला पितृहंता, ध्यान रखिएगा, चौहानों में जो पहला पितृहंता बनता है वो चौहानों में पहला पितृहंता बताओ कौन सा देव बनता है, जगदेव, जिसने अपने पिता अर्णोराज की क्या की थी, अपने हत्या की थी मित्रों। यह भी अपने को ध्यान में रखना। और हत्या के साथ ही अर्णोराज का, चौहान का जो शासनकाल था वो समाप्त हो जाता है। 2 इनकी उपाधियां थी, एक उपाधि का जिक्र किया, एक उपाधि किसी विशिष्ट समय पर जिक्र करेंगे क्योंकि उसी समय पे उसका सही सटीक प्रयोग रहेगा। तो यहां तक जो आज अजय राज और अर्णोराज के बारे में पढ़ा है मित्रों, उसके बारे में आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अगले चौहान शासकों के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार।